Preview. आदाब अर्ज़ है। प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियों से करवाते हैं जिसने ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे मिलकर या जिससे बात कर कर औरों को भी उससे कुछ रास्ता मिले। ज़िंदगी में कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। जद्दोजहद, मेहनत और ईमानदारी, ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज हमारे जो मेहमान हैं मोहतरमा फ़र्रुख जमाल साहिबा, जो जब ये शहर बहुत छोटा सा था, आबादी बहुत कम थी, तो इनके वालिद साहब एक कामयाब बिजनेसमैन जुल्फ़िकार साहब इस शहर में वही काम करते थे जो काम करते थे गरीबों के लिए और मोहताजों के लिए और आम आवाम के लिए। वही काम को इन्होंने आज भी जारी रखा हुआ है और अपनी मेहनत से और लगन से एक कामयाब खातून कहलाती है। मैंने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मेरा सवाल पहले यही है कि कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़रूरी है इंसान के अंदर? मुझे लगता है कामयाब अगर आपको होना है ज़िंदगी में तो एक आपके पास लगन होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए, और दूसरी चीज़ मेहनत, और तीसरी फिर आप किस्मत को ले लें। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपकी जद्दोजहद जो है वो कुछ काम नहीं आती। मगर स्ट्रगल करते रहना, काम करते रहना, तो अपने आप मुझे लगता है कि आपको कामयाबी हासिल होती है। मतलब हमने आपको बचपन से देखा है और आपकी जो ज़िंदगी है जहाँ पर जब अकेली हो गई थी आप, जब जनाब मजीद जमाल साहब का इंतकाल हो गया था, उसके बाद लगातार उनका जो क्या काम था उसको आप मुसलसल बढ़ाती रही है और यहाँ तक पहुँची है। तो ये अकेले सफ़र करते हुए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा या ये आसानी से हो गया? देखिए, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, मेरे 1988 में मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा जो बेटा है वो 9-10 साल का था और बेटी 7 साल की थी। वहाँ से मेरी जो स्ट्रगल थी वो शुरू हुई। एक तो पहले मुझे उनका जो काम था कंस्ट्रक्शन का, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन का, उसको करते रहना था, क्योंकि जब उस वक्त हमारे पास काम थे। तो मैंने ये बेड़ा उठाया और मैंने सोचा कि ये काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे पूरे स्टाफ का मुझे ताउन था, मेरे वालिद का ताउन था, मेरे फैमिली का, मेरी सिस्टर का और हमारे दोस्तों का ताउन था। उन्होंने सब ने मिल के मेरी मदद की, इसमें मेरे लिए काम मुहैया कराते रहे और मैं काम करते रही। और करते करते हम लोग अब इस मुकाम पे पहुंच गए कि मैंने बच्चे को इंजीनियरिंग कराया, सिविल इंजीनियरिंग कराया। अब वो पूरा काम देख लेता है और मैं ट्रस्ट का काम देखती हूँ। ट्रस्ट पे ही आ रहे थे हम लोग। ये आपके वालिद साहब ने एक ट्रस्ट कायम किया था जो गरीबों के लिए मदद के लिए अक्सर काम आता था। बहुत वक्त उसको गुजर गया। वो ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी आप पर आ गई है। तो आज वो ट्रस्ट कहाँ है, क्या कर रहा है? ये ट्रस्ट जो है 1982 में जनाब जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने शुरू किया था। उसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड ये बता देती हूँ कि उस मर्तबा बहुत तेज़ बारिश हुई थी औरंगाबाद में और सिटी चौक में काफ़ी मकानात बह गए थे। उसमें से एक मकान जिसमें कि उसमें पूरी ख़ानदान उनका तबाह हो गया था, सिर्फ 3-4 बच्चे बच गए थे उसमें से, और उन बच्चों के कोई रिश्तेदार नहीं होने की वजह से बेचारे बेघर हो गए थे, यतीम हो गए थे। तो वालिद साहब ने सोचा कि ये ऐसा, वो सोशल वर्कर तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि भाई इनके लिए रिहैब का काम किया जाए, ये बच्चों को बसाया जाए, उनके लिए कुछ ज़रिया माश उनके लिए मुहैया कराया जाए। तो उन्होंने पैसे जमा करना शुरू करे। औरंगाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए, उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कुछ पैसा रिश्तेदारों से जमा किया और इस तरह करते करते उन बच्चों के लिए एक मकान ख़रीदा और एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा बीएमसी बैंक के थ्रू उनको दिलाया, ताकि वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कर सके। ये चलते चलते फिर उन्होंने ये ट्रस्ट क़ायम किया 1983 में, और जब से ये हम लोग काम कर रहे हैं इस ट्रस्ट में, आज माशाल्लाह से हमारे पास 25-26 कॉर्पसेस है। ये तमाम हमारे रिश्तेदारों के और दोस्तों के हैं, जिसमें वो लोग पैसे डालते हैं और उससे जो भी हमको ये मिलता है, आप डिविडेंड बोलिए या जो भी, उससे हम लोगों को उसके लोगों की मदद करते हैं।
तो इस तरह बस हमारा चलते रहता है। तो आज तक इस ट्रस्ट की जानिब से आप कितने अंदाज़ा लगा सकती हैं कितने लोगों को अपने 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 पैरों पे खड़े किया या तालीम के लिए मदद की? जी, तालीम के लिए हमने तकरीबन 11 साढ़े 11 12,000 लोगों की मदद की है। उसमें से काफ़ी लोग डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स हैं, उसमें से कुछ फार्मासिस्ट है, कुछ नर्सिंग के कोर्सेज में है। इस तरह के हमने लोगों को काफ़ी मदद की है पढ़ने के लिए। मैडम ये जो सफ़र था आपका, जो जिम्मेदारी से आप यहाँ तक पहुँची और ये सफ़र में आपको क्या लगता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया? खोया तो सभी कुछ था, मगर पाना पाना भी था, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल मुझे बनाना था, बच्चों के लिए कुछ करना था। और मैं ऐसे ही अगर छोड़ देती थी तो सब ख़त्म हो जाता था, क्योंकि तब जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो काफ़ी काम थे कंस्ट्रक्शन के हमारे पास। अगर मैं वो नहीं करती थी तो वो अपने आप बंद हो जाते थे, और जितने लोगों की रोज़गार हमारे उस कंपनी से जुड़ी थी वो सब ख़त्म हो जाती थी। तो इसलिए ये मैंने फ़ैसला लिया कि भाई ये काम को मैंने आगे बढ़ाना है। तो गिरते पड़ते हम आगे बढ़ गए, और माशाल्लाह आज हम बेहतर इसमें हैं। मैडम एक सवाल ये भी बनता है कि खातून होने की वजह से हमारे समाज में आप जब निकली हैं बाहर ज़माने से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है, तो हमारे समाज में हमारे ज़माने में जब उस ज़माने में ये इस काम को औरत को बाहर काम करने के लिए ऐसा अच्छा नहीं समझा जाता था। तो ऐसी इस किस्म की कुछ दिक्कतें भी हुई है आपको ज़िंदगी में? जी जी, बहुत दिक्कतें आई। एक्चुअली मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट था, और हमारी फैमिली ज़रा थोड़ी मॉडर्न आउटलुक की थी। मेरे फादर ने हमको पढ़ाया लिखाया, और मतलब बिज़नेस में भी हम लोग जब मैं हिस्सा लेती थी उनके साथ काम करती थी। और ये मजीद के इंतकाल के बाद मुझे मतलब बहुत मुश्किल तो हुई, क्योंकि औरत होने के नाते एक ऐसी फील्ड में काम करना कंस्ट्रक्शन में जहाँ पूरे मर्द ही होते हैं और औरतों का कोई काम नहीं होता है। तजुर्बा भी नहीं था? तजुर्बा भी नहीं था मुझे, यस। तो एनीवे जिनके पास हम लोग काम कर रहे थे जिस इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उन्होंने मुझे बहुत ये इनकरेज किया कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, और वो मुझे काम देते रहेंगे। तो चुनाचे अपने पास, यस आई एग्री कि अपनी सोसाइटी में औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे भी उन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ा, मगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है और आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप इन सब चीज़ों को उंगाल के आगे बढ़ सकते हैं। और एक इस तरह इससे जुड़कर एक सवाल ये है कि जब मजीद साहब जिंदा थे और आप लोगों की फैमिली बहुत लोग आपको बहुत उससे देखते थे कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते थे। उनके जाने के बाद सोसाइटी में जिस तरह के आप हर जगह बड़े फंक्शन में हर बड़े बड़े काम में समाज के आप लोग आगे आया करते थे, लेकिन उसके बाद आप पीछे 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 हट गए और आज जो है तो एक अपने ऑफिस में महदूद होकर बैठ गई। क्या वजह है ऐसा? नहीं, ये इसलिए मैंने किया कि जो सोशल लाइफ थी मेरे शौहर के साथ, वो मैंने इसलिए बंद की क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, और मैं ज़्यादातर फिर बाहर जाना आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां थी, मुझे घर भी देखना था, ऑफिस भी संभालना था, साइट भी संभालनी थी। इसलिए मैंने सोशलाइजिंग कम कर दी, और फिर मैं ये मेरे कंस्ट्रक्शन के काम में लग गई, और बस इसी वजह से मैं ज़्यादा बाहर आना जाना मैंने छोड़ दिया, और फंक्शन में भी नहीं जाती थी। मैडम आज की खातून जो कामयाब होना चाहती है हमारे समाज में स्ट्रगल कर रही है, और जैसे कि आप जानती है कि हमारे घरों में ज़्यादातर खातून ही काम कर रही है। आज जो नौजवान लड़के हैं उन्हें तो नौकरी भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है, तो घर की ज़्यादातर जिम्मेदारी खातून ही उठा रही है ज़्यादातर घरों में। तो ऐसे खातून से आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों से क्या क्या कहेंगे आप जो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके? देखिए, हमारे पास ट्रस्ट में, हमारे फैज़-ए-आम ट्रस्ट में हम ये कोशिश करते हैं और बहुत से लोगों की काउंसलिंग करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए आप, क्योंकि लड़कियां अगर पढ़ते हैं तो वो अच्छी बीवी बन सकती है, अच्छी माँ बन सकती है, और घर को भी संभाल सकती है। और मैंने देखा है कि आजकल की जो औरतें हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़े और वो कुछ आगे करे। पहले एक कंसेप्ट था कि भाई बीएड कर लिए, डीएड कर लिए तो चलो लड़की कमाएंगी,
जाएंगी। मगर आजकल लड़कियां फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन सब फील्ड्स में, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो अफोर्ड नहीं करते हुए भी आजकल मेडिसिन और इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों पे है। तो एक तरह की खुशी होती है। और लड़कों से भी मैं ये कहती हूँ कि आप लोग पढ़िए और पढ़ के अपने कौम को और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप वहीं रहेंगे, बल्कि और बिछड़ जाएंगे आप। दूसरों की मदद करने की जो सलाहियत अल्लाह मियाँ ने आप लोगों के ख़ानदान में दी है वो जारी है। मैडम, जिनको आपने मदद की है, जो 10-11 हज़ार लोग जो है अभी डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, जब वो काम कमाने लगते हैं, जब वो अर्निंग चालू होती है उनकी, तो क्या लौट कर वो आपके पास आते हैं? बहुत कम, उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 8-10 लोग होंगे जिन्होंने लाके कुछ पैसे वापस किए हैं, और ज़्यादातर कोई भी वापस नहीं करता। बल्कि आई डोंट नो वो ये उनको याद भी है कि नहीं कि फैज़ आम ने उनकी मदद की थी। इस तरह का है अपना माशरा। आखिरी सवाल कि इस शहर में जहां आपके वालिद का एक बहुत बड़ा नाम था, कामयाब बिजनेसमैन थे, आपके ससुराली रिश्तेदार भी बहुत कामयाब लोग थे और आपने भी कामयाबी हासिल की, तो बदलते हुए शहर में जो मुकाम आपने हासिल किया, जहाँ पे आप जहाँ बैठी है आज, तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने लोग जो पीछे रह गए, उसकी क्या वजह आपको महसूस होती है? मुझे लगता है कि सोचने का जो उनका ख्याल, जिस तरह की उनकी माइंडसेट थी या माइंडसेट होती थी, वो उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। अपने पास पहले से ये कंसेप्ट है कि लड़की पढ़ेंगी, शादी हो जाएगी उसकी और वो उसके ससुराल चले जाएंगे, फिर माँ बाप का रोल ख़त्म हो जाता है वहाँ। मगर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स ने भी लड़कियों को उतना ही पढ़ाना चाहिए और उतने ही उनको ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ाना चाहिए, ना ये कि भाई शादी कर दिए, दूसरे के गले में डाल दिए, फिर जो भी हो तुम्हारा। और पुराने लोगों का यही वो था कि भाई बस चलो, आप है तो लड़की है तो आपकी शादी हो जाएंगी, आप घर में रहो, घर संभालो और ये हो जाएंगे। इस वजह से मैं समझती हूँ कि जो पुराने किस्म के लोग थे या पुरानी तरह से सोचने वाले लोग थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। मगर आजकल है जो यंग जनरेशन आ रहा है, वो सब ऐसा आगे सोचने वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह से हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा मसला आज हमारे समाज में है सर, मैडम, कि शादियां तो हो रही है और उसके डाइवोर्स का भी जो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या क्या वजह लगती है उसके पीछे? इसकी वजह एक तो मुझे लगती है कि लड़कियां काफ़ी इंडिपेंडेंट, पढ़ लिखने के बाद इंडिपेंडेंट हो गई हैं और थोड़ा सा उनमें एक गुरूर किस्म का भी आ गया है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले ऐसा रहता था कि औरत है तो घर में रहती थी, काम भी करती थी, स्कूल में भी पढ़ाती थी, बच्चों को भी देखती थी, मगर शौहर से दबकर रहती थी या ससुराल वालों से दबकर रहती थी। मगर आज ऐसा नहीं है। आज औरत ये सोचती है कि मैं खुद भी अपने आप को संभाल सकती हूँ, इसलिए वो किसी से भी कुछ ज़्यादा सुनना या वो करना पसंद नहीं करती। और ये वजह हो सकती है, या फिर दूसरी वजह ये है कि जो ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं लड़की पर, कि भाई आप अपने डोमेस्टिक वायलेंस है। लड़के क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि लड़की के ऊपर हक अगर हमको रुआब जमाना है तो बस ये मार तोड़ से और इस तरह से करना है। तो ये इस तरह का अगर माइंडसेट हमारा बदल गया तो मैं समझता हूँ हम लोग कामयाब सोसाइटी बन सकते हैं। अदालतें भरी पड़ी है डाइवोर्स के केसेस के लिए, हम देखते हैं। तो मैडम, एक हमारे पास समाज में एक नई बीमारी है, हमारा नौजवान अपनी रातें चौराहों पर या होटलों में या रास्तों पर गुजार रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों से? वो आप तो इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत से ऐसे लड़कों को देखती हूँ जब मैं शाम में वॉक के लिए जाती हूँ, तो ड्रग्स का आजकल बहुत चलन हमारे पास औरंगाबाद में हो गया। और हमारे एरिया में मैंने काफ़ी लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा है। मगर और ये क्या है, ये सब तबाही की तरफ जाने के रास्ते हैं, क्योंकि ये लड़के पढ़े नहीं हैं, ये लड़कों के माँ बाप ने उनके पर तवज्जो नहीं दी, तो ये समझते हैं कि हमको नौकरियां ऐसे ही मिल जाना चाहिए। वो इसके लिए कुछ जद्दोजहद नहीं करना चाहते कि भाई पढ़ेंगे या लिखेंगे। और
कुछ नौकरियों इस तरह का पढ़ें, कम से कम ऐसी डिग्रीज ली जाए उन्होंने कि भाई वो उनको आगे नौकरी मिलने, जैसा आईटी इंडस्ट्री है या फार्मेसी है, या इसमें वो कुछ ना कुछ अपने आप से करने की कोशिश करें। अब सबको ऐसा है कि सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो सबको तो वाइट कॉलर जॉब आसानी से पैसे चाहिए। आसानी से पैसे चाहिए, तो वो आसानी से पैसे नहीं मिलते, इसीलिए वो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन ही है। तो मेरा बस यही है कि लड़कियों और लड़कों ने दोनों ने पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से आपका जो दिमाग का जो आपका सोचने का जो नज़रिया बदलता है वो बहुत वसी हो जाता है, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब का रास्ते बनते चले जाते, अगर आप मेहनत करें तो। अगर आप बीच में ही छोड़ दिए तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। ये थे मैडम जमाल मैडम, जिनके ख्यालात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वक्त की कमी है, हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन ये बात सच है कि जहां हमारा नौजवान आज रातों को सड़कों पर होटलों में गुजार रहा है, या ड्रग्स की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए रुककर उनके मुस्तकबिल के बारे में, ताकि वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। उन्हें, उनके माँ बाप को, या उस इलाके के अतराफ़ के जो समझदार लोग हैं उन लोगों को, ताकि ये नौजवान जो हमारे बिगड़ रहे हैं, इनके जो फ्यूचर तबाह होने के दहाने पर है, वो उसको बचा सके। इसी तरह कामयाब होने के लिए, जिस तरह मैडम ने कहा कि मेहनत, लगन, ईमानदारी और टारगेट होना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी का अगर टारगेट ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते, भटक जाते हैं। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।